हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम लोग नीट सैम्पल पेपर 3 के लास्ट 10 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन 41, क्या क्वेश्चन कह रहा है? व्हाट इज द लीनियर वेलोसिटी v इफ एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा इक्वल टू दिस मच एंड पोजीशन वेक्टर r इक्वल टू दिस मच। रिलेशन क्या है बिटवीन लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में? v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r, तीनों वेक्टर। अब इसको बनाने के लिए हमें क्या करना है? क्रॉस प्रोडक्ट है। क्रॉस प्रोडक्ट को हम निकालते हैं डिटरमिनेंट से। पहले आई जे के लिख लेते हैं। आई जे के, ओमेगा का जो वैल्यू है 3i है तो 3 यहां लिखेंगे, यहाँ -4, एक ये है तो ये 1 यहां लिखेंगे और r को यहां लिखेंगे। ये आई जे के तो लिख चुके हैं। 5 - 6 6, 5 - 6 6। अब इसको इस डिटरमिनेंट का वैल्यू हम निकाल लेंगे। पहले i लिखते हैं यहाँ, उसके बाद में -j, अल्टरनेट प्लस माइनस होता है, और लास्ट में k। जब हम i देख रहे होते हैं तो उस रो और कॉलम को भूल जाते हैं, जस्ट क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं। स्टार्टिंग यहाँ से ये -24 हुआ और ये -24 माइनस इधर कितना है -6। नेक्स्ट चलते हैं ये जे वाला। जब जे चल रहे हैं तो जे का कॉलन और रो भूल जाते हैं, तो हमें बचा 3 × 6 18 माइनस 5 × 1 5। उसके बाद जब हम के चल रहे होते हैं तो के का रो, के का कॉलन भूल जाते हैं और यहाँ लिखते हैं 3 × -6 -18 माइनस -4 × 4 -20। इसको सिंप्लीफाई करते हैं, ये कितना हो जाता है? +6 - 24 -18i। ये कितना हुआ? ये हुआ -13j। ये कितना हुआ? ये माइनस +20 -18, सो +2k। ये हमारा हो गया -18i -13j +2k, ऑप्शन नंबर 2। तो यदि आप डिटरमिनेंट यूज करते हैं तो क्रॉस प्रोडक्ट काफी आसानी से निकाल सकते हैं। v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r होता है। पहले हम डायरेक्शन लिखते हैं आई जे के। अब आई जे के जो एक्स वाई जी कॉम्पोनेंट है, पहला वेक्टर का 3 - 4 1 यहाँ लिखे, दूसरा वेक्टर का 5 - 6 6 यहाँ लिखे। अब इसको सिंप्लीफाई करना है, एक्सपेंड करना है। आई जो है यहाँ लिखे, ये जे यहाँ लिखे, अल्टरनेटिव प्लस माइनस, ये प्लस ये माइनस ये प्लस, नेक्स्ट होगा तो माइनस, ऐसे। और इसका कंपोनेंट क्या होगा? जिसका एक्सपेंशन हम कर रहे हैं, जैसे यहाँ आई का एक्सपेंशन कर रहे हैं, उसका रो और कॉलम भूल जाते हैं और सिंपली क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं विथ माइनस साइन। -4 × 6 -24 माइनस ये नंबर का प्रोडक्ट जो -6 है, माइनस माइनस प्लस हो गया और ये 18 आ गया। वही यहाँ जे के लिए करते हैं, जे का कॉलम और रो भूल गए तो 3 × 6 18 माइनस 1 × 5 5। के लिए चलते हैं, के का रो कॉलम भूल गए, 3 × -6 -18 माइनस ये -4 × 5 -20। सिंप्लीफाई करने पर हमें आंसर मिल गया। यदि आप इसे डिटरमिनेंट के मेथड को यूज नहीं करना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, v इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r है। ओमेगा की वैल्यू क्या है लिख लीजिए, 3 - 4 1, 3i - 4j और r का वैल्यू कितना है? 5i - 6j, 5i - 6j प्लस 6k। यहाँ पर आपको ये पता रखना पड़ेगा कि सेम वेक्टर जो है i क्रॉस i, j क्रॉस j,
के क्रॉस के वो सर्वाइव नहीं करता है, 0 हो जाता है। और उसके बाद जो बाकी बचा वो साइक्लिक ऑर्डर में आई जे के, साइक्लिक ऑर्डर में आई क्रॉस जे के, जे क्रॉस आई के, जे क्रॉस के आई, साइक्लिक ऑर्डर में के क्रॉस आई जे, और ये एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। यदि क्लॉकवाइज हम मूव कर गए जे क्रॉस आई तो माइनस के, एंटी क्लॉकवाइज में प्लस और क्लॉकवाइज में माइनस है, ये आपको याद रखना पड़ेगा। अब यहां से चलते हैं आई का 3i प्लस ये, वो तो सर्वाइव नहीं करेगा, आई क्रॉस आई सर्वाइव नहीं किया। 3i माइनस 6j, पहले जो नंबर है स्केलर 3 टाइम्स माइनस 6 माइनस 18 हुआ, आई क्रॉस जे के, आई क्रॉस के पहले नंबर 18, आई क्रॉस के एंटी क्लॉकवाइज चल रहा है तो ये माइनस हो जाएगा जी। आई का काम खत्म हो गया। अब नेक्स्ट चलते हैं जे का आई के साथ -20, जे क्रॉस आई क्लॉकवाइज चल रहा है तो माइनस के, जे के साथ तो खत्म हो गया, और -4 + 6 -24, जे क्रॉस के, ये जे है ये के एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस के आई, जे का भी काम खत्म हो गया। के का देखते हैं, के क्रॉस 5i, पहले नंबर +5, के क्रॉस आई जे, के क्रॉस ये स्केलर देख लेते हैं 1 टाइम्स -6 के क्रॉस जे इस डायरेक्शन में चल रहे हैं तो माइनस लेना पड़ेगा, क्लॉकवाइज है। माइनस, और के क्रॉस के 0 है। और उसके बाद में आप सजा लीजिए, पहले आई को लिखते हैं, ये रहा आई +6i और ये रहा आई -24i मिलके 18i -18i। जे वाला यहाँ है एक यहाँ है, ये 5j ये -18j -13j, के वाला एक यहाँ है और एक यहाँ है, ये प्लस में है माइनस में है, 20 -18 +2 की, यही -18 -13 2 -18 -13 2, सेम आंसर। तो दोनों में से जो भी मेथड आपको अच्छा लगे बनाइए। मैं सजेस्ट करूंगा कि आप इसे बनाइए क्योंकि बहुत जल्दी हो जाता है और मिस्टेक के भी चांसेस कम है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 42, ए स्टोन फॉल्स फ्रीली अंडर ग्रेविटी, इट कवर्स डिस्टेंस h1 h2 and h3 in the first 5 seconds, the next 5 seconds and the next 5 seconds respectively. The relation between h1 h2 and h3 is which one? तो क्या ये धरती है और यहाँ से ये गिरना शुरू हुआ, फर्स्ट 5 सेकंड में ये ए से बी तक आया h1, नेक्स्ट 5 सेकंड में यहाँ के तुरंत बाद थोड़ा ज़्यादा आएगा, यहाँ पर दिखाते हैं, ये h2 आया, और नेक्स्ट 5 सेकंड में और भी ज़्यादा आएगा, ये h3 है, A B C D। ओके, अब ये तीनों में रिलेशन बताना है। स्टार्ट कहाँ से किया है, फॉल्स फ्रीली, 0 से स्टार्ट किया है, तो उसके लिए क्या फार्मूला होता है, S = UT + ½ AT² लेते हैं फार्मूला, लेकिन U 0 है, स्टार्ट 0 से किया है तो हाफ, एक्सलेशन तो है g/t², s को हम h से रिप्लेस कर देते हैं। अब हम क्या करते हैं, पहले a b देखते हैं, h1 = ½ g/t², g t के जगह पर 5 है, 5², ठीक है। नेक्स्ट
ए टू सी देखते हैं, h1 प्लस h2, ए टू सी में कितना हाइट है, h1 यहाँ तक h2, ये भी हाफ g, यह हो गया 10 स्क्वायर, राइट। थर्ड देखते हैं AC के बाद में AD, कितना हाइट ट्रेवल किया, फॉल किया, h1 प्लस h2 प्लस h3, h1 प्लस h2 प्लस h3, स्टार्ट 0 से किया है, हाफ g, टाइम कितना लगा, 5 5 10 5 15 सेकेंड। ये हाइट यहाँ पर टाइम t इक्वल टू 0 है, यहाँ टाइम t इक्वल टू 5 सेकेंड है, यहाँ t इक्वल टू 10 सेकेंड है, 15 सेकेंड है। अब हमारे पास 3 इक्वेशन हैं, h1 h2 h3 में रिलेशन पता करने होंगे। इसमें से इसको माइनस कर देते हैं, h2 नहीं मिल जाएगा, h1 हमें पता ही है, h2 पता करने के लिए क्या करना होगा, 2 में से 1 को माइनस कर देंगे, h1 खत्म, h2 मिल गया। 2 में से 1 को माइनस करते हैं, h2 मिल गया लेफ्ट साइड में। राइट साइड में क्या है, g/2 100 माइनस 25 75। h3 पता करना है, 3 में से 2 को माइनस कर दो, h1 प्लस h2 गायब, h3 बच गया, g/2 दोनों में है, कॉमन कर लेते हैं, ये 15 स्क्वायर 225 माइनस 100। अब जो रेशियो बताना है, रेशियो नहीं बताना, हम रेशियो निकाल लेते हैं, उसके बाद अपने सब पता चल जाएगा। h1 इज टू h2 h3, h1 कितना है, जो कांस्टेंट है तीनों में, हाफ जी, यहाँ भी हाफ जी, यहाँ भी हाफ जी, उसको भूल जाते हैं क्योंकि रेशियो में कांस्टेंट खत्म हो जाता है। यहाँ बच गया 25, यहाँ बच गया 75 और यहाँ बच गया 125। इस सब में 25 कॉमन है, तो ये हो गया 1 3 5, h1 h2 h3, ये वैल्यू हो गया 1:35। अब यहां से आप देख सकते हो, इसी को दूसरे तरीके से हम ऐसे भी लिख सकते हैं, जो रेशियो होता है h1 by 1, h2 by 3, h3 by 5, ये कांस्टेंट है। h1 को इससे मल्टीप्लाई डिवाइड करें, h2 को इससे डिवाइड करें, h3 को इससे डिवाइड करें, तो सब बराबर आएंगे। अब यहाँ से आप देख के ऑप्शन देख लीजिए, पहला वाला h1 इक्वल टू 2h1, h1 इक्वल टू h2 by 3 है, वो तो चलेगा नहीं, ये तो हुआ नहीं। h1 इक्वल टू h2 by 3, हाँ ये तो ठीक है, पहला वाला ऑप्शन सही है। और h1 इक्वल टू h3 by 5, h1 इक्वल टू h3 by 5, ये भी सही है, यही ऑप्शन हो गया। बाकी आप चेक करोगे नहीं होगा कभी, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो गया। तो ऐसे इसको बना सकते हैं। एक बार समराइज करते हैं, कोई भी पार्टिकल है, स्टोन है, वो फॉल कर रहा है फ्रीली, मैंने स्टार्टिंग 0 से फर्स्ट 5 सेकेंड में h1 डिस्टेंस ट्रेवल किया, नेक्स्ट 5 सेकेंड में h2 डिस्टेंस ट्रेवल किया, हाइट ट्रेवल किया, और नेक्स्ट 5 सेकेंड में h3 हाइट ट्रेवल किया। हमें ये दोनों का रेशियो जो है h1 h2 h3, वो रेशियो पहले निकालते हैं तो अपने आप सबका रिलेशन निकल जाएगा। A टू B जहाँ पर h1 फॉल किया है उसको निकालने के लिए क्या करते हैं, s=t प्लस हाफ t स्क्वायर फार्मूला लगाते हैं, u 0 है, जस्ट तो h इक्वल टू हाफ gt स्क्वायर हो गया क्योंकि एक्सलेशन यहाँ पर g है। तो h1 कितना हो गया, हाफ g टाइम, यहाँ से यहाँ तक का टाइम है 5 स्क्वायर। अब a से b हम चल रहे हैं, b से c नहीं चलेंगे, वो कॉम्प्लिकेटेड कर देगा, a टू c चलेंगे क्योंकि यहाँ के लिए जो फार्मूला बहुत ईजी है, हाफ gt स्क्वायर, इनिशियल वेलोसिटी 0 है, यहाँ पर इनिशियल वेलोसिटी 0 नहीं है तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होगा, इसलिए बेहतर है कि a टू c चले। तो a टू c यहाँ चल रहे हैं, डिस्टेंस कितना, हाइट कितना ट्रेवल किया है, h1 प्लस h2, हाफ g, टाइम कितना लगा यहाँ से यहाँ तक आने में 10 सेकेंड, 5 यहाँ और 5 यहाँ, 10 स्क्वायर। अब a टू d तक चले, टोटल हाइट जो ट्रेवल किया है h1 प्लस h2 प्लस h3 इक्वल टू, स्टार्ट किया 0 से तो ये फार्मूला लगेगा हाफ gt स्क्वायर, हाफ g, टाइम कितना लगा 5 सेकंड यहाँ, 5 सेकंड यहाँ, 5 सेकंड यहाँ, 15 सेकंड।
इसमें से इसको माइनस कर दिए तो H2 निकल गया। लेफ्ट साइड में देखिए H1 खत्म हो गया, H2 निकल गया। इधर जो G/2 कॉमन करके 100 माइनस 25 75 लिखिए। वैसे इसमें से इसको माइनस किए, वैल्यू आ गया। अब ये तीनों का रेशियो ले लिए, जो कॉमन है तीनों में उसको हटा दिए। 25:75 125 है, इसमें भी कुछ कॉमन है 25, उसको हटा दिए। लिखने का इसका तरीका जो है दूसरा ये है कि H1 को 1 से डिवाइड करते हैं, H2 को 3 से, H3 को 5 से, तो ये कांस्टेंट आता है। यहां से देख के बता दीजिए कौन सा आपका रिलेशन है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 43। एक ब्रिज सर्किट है शोन इन द फिगर, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। ये एक व्हीटस्टोन ब्रिज है और वो भी बैलेंस्ड वन। यहां पर हम बैटरी लगा सकते हैं। व्हीटस्टोन ब्रिज में क्या होता है कि ये यहां पर मान लीजिए PQRS है, P और Q का जो रेशियो है वो R और S का रेशियो के सेम है, तो इसको बैलेंस्ड कहते हैं कि ये जो व्हीटस्टोन ब्रिज है वो बैलेंस्ड है। ये ब्रिज है, इधर से जा रहा है, यहां से यहां तक ये ब्रिज का काम कर रहा है, यही है ब्रिज। तो ये दोनों का रेशियो, रेजिस्टेंस का रेशियो सेम है, इक्वल टू ये दोनों रेशियो, या फिर ऐसे भी कर सकते हैं P/R इक्वल टू Q/S, दोनों सेम है, P/R Q/S। तो ये बैलेंस्ड है, और जब बैलेंस्ड होता है तो ये पॉइंट जो है दोनों यहाँ पर पोटेंशियल सेम होता है, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता है, तो उसको हम भूल जाते हैं। यदि किसी इलेक्ट्रिकल सर्किट में किसी ब्रांच में करंट फ्लो नहीं करता है तो उसे हम भूल जाते हैं, इस 7 ओम को भूल जाते हैं। तो हमारे पास जो बचा ये है A और ये है B पॉइंट, ये जो दोनों लिखा है। ये कितना है 3 ओम, 4 ओम, 6 ओम, 8 ओम। तो ऊपर में तो है, इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये दोनों सीरीज में है। सीरीज में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो है उसके सम के बराबर होता है, 3 + 4 7 ओम हो गया। ये भी सीरीज में है, 14 ओम हो गया। अब ये दोनों पैरेलल में है, तो ये दोनों के बीच में AB के बीच में इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितना होगा, पैरेलल के लिए फॉर्मूला है। पैरेलल में है तो दोनों को पहले मल्टीप्लाई करते हैं और दोनों को ऐड कर देते हैं। 7 × 14 = 21, 14/3 ओमेगा, ऑप्शन नंबर 4। तो इसको ऐसे बनाते हैं, जो व्हीटस्टोन ब्रिज है यदि बैलेंस का कंडीशन को सेटिस्फाई करता है, P/Q = R/S, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं करता और उसको उठा के फेंक देते हैं। अब जो हमारे पास बचता है वो सीरीज और पैरेलल का कॉम्बिनेशन होता है। तो ये सीरीज में हम ऐड कर दिए, इस सीरीज को भी ऐड कर दिए। अब ये दोनों पैरेलल है, पैरेलल का जो फार्मूला है ऐसे कर लेते हैं। 2 से यदि ज़्यादा होता तब हम उस फार्मूला को यूज करते, 1/R = 1/R1 + 1/R2 + 1/R3, और जितना भी ज़्यादा है सब, लेकिन 2 है तो काफ़ी आसानी से इसको करते हैं। एनीवे, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। इन द सर्किट शोन द सेल्स A and B, एक सेल है A और B, हैव नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस फॉर VA = 12 वोल्ट। इसका वोल्टेज जो है सो 12 है। R1 जो है सो 500 ओम है, एंड R जो है सो ये 100 ओम है। द गैल्वेनोमीटर G shows no deflection, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है। ठीक है, इस सर्किट में जो है करंट, इसमें करंट नहीं जा रहा है, करंट जाता है तो डिफ्लेक्शन शो करता है। वैल्यू VP बताना है, करंट नहीं है, इसको फेंक दीजिए। जिसमें करंट फ्लो नहीं करता उसे रखने की क्या जरूरत है। अब हमारे पास एक केवल बचा है, ये है 100 ओम, ये है 500 ओम और ये है 12 वोल्ट। कितना करंट फ्लो कर रहा है, जो करंट फ्लो कर रहा है वो है 12 वोल्ट बाय 500 + 100, ये दोनों सीरीज में है, 600, 1/50 एम्पियर। इसके बीच में कितना वोल्टेज ड्रॉप है, इसको नाम दे देते हैं, ये नहीं देंगे, ये बैटरी के लिए बोल रहा है। बैटरी तो सेल में बस इतना ही फर्क है कि बैटरी कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स हैं, PQ। तो वोल्टेज जो है PQ के बीच में कितना हुआ, ये जो करंट चल रहा है
कितना ड्रॉप हुआ यहाँ से यहाँ तक, आई आर, राइट। आई है 1/50 और आर कितना है 100। तो 2 वोल्ट बैटरी जो है, 2 वोल्ट ड्रॉप हुआ पोटेंशियल यहाँ से यहाँ तक। सो Vp माइनस Vq ये 2 वोल्ट है, हमें पता चल गया। अब वापस आइए इधर, यदि इसको हम लगा देते हैं यहाँ पर और कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, क्यों? क्योंकि ये जो 2 वोल्ट है यहाँ से, ये 2 वोल्ट है, ये 0 वोल्ट है, वही 2 वोल्ट इसका भी बैटरी का भी होना चाहिए। तो जो नेट जितना इधर से वोल्टेज है इस लाइन में जो है वो वोल्ट पोटेंशियल डिफरेंस 0 हो गया ना, क्योंकि 2 वोल्ट है, यहाँ से ऐसे चला, मान लीजिए ये भी 2 वोल्ट है, तो नेट कितना आ गया इसमें। तो 2 वोल्ट यदि यहाँ पर है और 2 वोल्ट का बैटरी भी है तो इससे करंट फ्लो नहीं करेगा, क्योंकि एक तरह से आप समझ सकते हैं कि एक बैटरी यहाँ पर और भी है, ये इस तरह से, ये 2 वोल्ट जो है इसको कह सकते हैं ऐसे बैटरी है। तो 2 बैटरी आप ले लीजिए और उसको इस तरह से कनेक्ट कीजिए। इसका प्लस से, इसका माइनस से, वो यहाँ हो रहा है। ये 2 वोल्ट प्लस में है, 2 वोल्ट इधर है। तो इसमें कोई करंट फ्लो करेगा? नहीं करेगा। करंट फ्लो करने के लिए ऐसे चलाना पड़ता है, दोनों बैटरी को एक डायरेक्शन में रखना पड़ता है। यहाँ ऑपोजिट डायरेक्शन में हो गया, तो ये जो वोल्ट कितना होना चाहिए, इससे कोई करंट फ्लो नहीं करने के लिए 2 वोल्ट, वो हो गया आंसर। तो ये एक मेथड है कि हम इसमें करंट बोल दिया नहीं फ्लो कर रहा है, हम हटा दिए और देख लें कि कितना करंट फ्लो कर रहा है, और यहाँ से इसके बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है वो हम निकाल लें, 2 वोल्ट आया। अब इसके पास हम वापस इसमें देखने जाते हैं कि इसमें करंट क्यों नहीं चल रहा था, क्योंकि जो वोल्टेज यहाँ पर है वही वोल्टेज बैटरी भी दे रहा था। ये जो वोल्टेज डिफरेंस है वो बैटरी की तरह काम करेगा। ये 2 वोल्ट इधर है, इधर कम है, राइट। तो इसलिए इसमें करंट फ्लो नहीं कर रहा था। आप चाहो तो किरचॉफ्स लॉ लगा के भी इसको बना सकते हो। इसमें 2 हमारे पास लूप है, लूप नंबर 1, लूप नंबर 2। अब यहाँ पर जो है सो करंट आई फ्लो कर रहा है, इसमें तो कोई करंट जा नहीं रहा है क्योंकि क्वेश्चन नहीं कह दिया है, तो सब का सब करंट इधर से निकल जाएगा। इधर से करंट गया, इधर से निकल गया। किरचॉफ्स लॉ लगाते हैं 1 में, क्या हमें नजर आता है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, -2 प्लस यहाँ पे कितना वोल्टेज ड्रॉप हुआ, आई टाइम्स आर, आई टाइम्स 500, यहाँ पर आई टाइम्स 100 इक्वल टू 0। इस सर्किट कंप्लीट हो गया। -2 प्लस, यहाँ पे जो डिफरेंस है वोल्टेज जो ड्रॉप है वो माइनस है, यहाँ पर प्लस में वोल्टेज ड्रॉप है, यहाँ पर भी प्लस में वोल्टेज ड्रॉप है। तो यहाँ से आई आ गया 12/600 मतलब 1/50 एम्पियर। लूप 2 में चलते हैं। इसमें तो कोई करंट नहीं है, लेकिन इसमें तो करंट है ना, तो हम चलते हैं इधर से, आई टाइम्स 100, इधर से निकले इधर जा रहे, -2 प्लस माइनस VB, इधर आ गए। इसका ये जो गैलोमीटर है इसका रेजिस्टेंस 0 मानते हैं, आइडियल है 0 है। तो देखिए VB कितना आया, 100 टाइम्स आई, 100 आई की जगह 1/50, तो 2 वोल्ट, VB हो गया 2 वोल्ट। तो आप किरचॉफ्स लॉ लगा के भी बना सकते हैं, इसमें ज़्यादा सोचने का जरूरत नहीं। किरचॉफ्स लॉ जब लगाते हैं लाइक मैथ, आपको सोचने की ज़्यादा जरूरत नहीं, अपने आप बन जाता है। लेकिन फर्स्ट मेथड में आपको थोड़ा सोचना था, इसमें कोई करंट फ्लो नहीं कर रहा है, इसको थ्रू कर दिए। यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप है वही पोटेंशियल ड्रॉप, वही बैटरी का भी वोल्टेज है, तभी करंट इसमें फ्लो नहीं कर रहा है। ये जो पोटेंशियल ड्रॉप है यहाँ पर वो एक बैटरी की तरह काम करता है। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 45, 220 वोल्ट 100 वाट ये रेटिंग दिया हुआ है बल्ब का, आर कनेक्टेड फर्स्ट इन सीरीज and then in parallel. Each time the combination is connected to a 220 volt AC supply. जब बोलता है 220 volt AC supply, इसका मतलब वो RMS वैल्यू बताता है। The power drawn by the combination is respectively will be in each case
कौन सा होगा जो पावर ड्रॉ करेगा? सीरीज में ये है, ये सेकंड वाला पैरेलल में है। देखिए हम इसको बिना कोई कैलकुलेशन का बनाते हैं। पहले ड्रॉ तो कर लें। इसको हम बल्ब बना दिखा रहे हैं। बल्ब 1, बल्ब नंबर 2 और ये हमारा एसी वोल्टेज है। फर्स्ट केस इधर और सेकंड केस इधर। ये पैरेलल में है और ये सीरीज में, ठीक है। और ये यहाँ पर जो है सो 220 वोल्ट बोला है। बल्ब का रेटिंग देखिए 220 वोल्ट 100 वाट। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि यदि आप इस बल्ब को 220 वोल्टेज के साथ कनेक्ट कर देंगे तो वो आपको 100 वाट पावर देगा। हर सेकंड में वो 100 जूल आपको एनर्जी देगा। लेकिन तो थोड़ा सा मैथमेटिक्स है। पावर इज इक्वल टू वोल्टेज इंटू एम्पियर, और एम्पियर कितना होगा? वोल्टेज बाय आर, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ लगाते हैं, v इक्वल टू आई आर, वहां से I इक्वल टू v बाई आर आ गया। v स्क्वायर बाय आर, आर तो कांस्टेंट है, राइट। तो पावर जो है प्रोपोर्शनल है वोल्टेज के स्क्वायर के। आर कांस्टेंट है, दोनों बल्ब का आर सेम है रेजिस्टेंस। तो यदि हम 220 वोल्ट के पास लगाते हैं तो 100 देता है। यहाँ पर कितना वोल्टेज है? ये दोनों सीरीज में है ना, तो जो 220 वोल्टेज है दोनों आइडेंटिकल बल्ब है। तो यहाँ पर हो गया 110 वोल्ट और यहाँ भी हो गया 110 वोल्ट। 220 लगता है तो 100 देता है, ये 110 लग रहा है, ये उसके स्क्वायर है, हाफ हो गया ना। ये वोल्टेज इसका जो है हाफ हो गया, तो ये हाफ का स्क्वायर, सो 1/4 हो जाएगा। यहाँ पर ये देना चाहिए था इसे 100 वाट, अब देगा 1/4, मतलब 25 वाट। ये भी 25 वाट। टोटल कितना हो गया? 25 ये दे रहा है, 25 ये दे रहा है, 50 वाला दो ठो है, एक ये है, एक ये है। नेक्स्ट इधर आते हैं। यहाँ पर इसका वोल्टेज कितना है? ये 220 वोल्ट है ना, ये पैरेलल में है, मतलब दोनों का ही वोल्टेज जो मिल रहा है सो 220 वोल्ट मिल रहा है। 220 वोल्ट पर वो 100 वाट दे देगा। ये 100 वाट दे रहा है, ये भी 100 वाट दे रहा है। टोटल कितना पावर आ रहा है? 100 प्लस 100 200। ये वाला आंसर सही, ये नहीं। तो बिना किसी कैलकुलेशन के हम इसको बना सकते हैं ऐसे। केवल ये आपको याद रखना होगा कि ये जो पावर है वो वोल्टेज के, उसके अक्रॉस जो वोल्टेज है उसके स्क्वायर के बराबर होता है। ओके, अब इसको हम दूसरा मेथड बना के दिखाते हैं, पूरा कैलकुलेशन वाला मेथड। सबसे पहले हम रेजिस्टेंस निकालते हैं बल्ब का। ये जो बल्ब है उसका रेटिंग है 220 वोल्ट 100 वाट। तो मुझे 220 वोल्ट सप्लाई दो, मैं 100 वाट जो है सो रोशनी दूंगा। रोशनी नहीं, इसमें सब मिला के कितना एनर्जी, रोशनी प्लस हीट। तो ये आपको एक फार्मूला याद रखना होगा, वाटेज इज इक्वल टू वोल्ट इंटू एम्पियर। वाटेज कितना है? 100, या इसका थोड़ा देर के लिए W कहते हैं, वोल्ट को V और एम्पियर को I। इसको लिख सकते हैं V बाई R, ओम्स लॉ। तो R कितना आ गया? V स्क्वायर बाई W। V कितना है? इसका रेटिंग देखते हैं, 220 टाइम्स 220, ये 100, 484। और ये रेजिस्टेंस है बल्ब का। अब चलते हैं दोनों केस को 1 बाय 1। केस नंबर 1, दोनों बल्ब जो है सो सीरीज में है, सप्लाई दिया हुआ है। इसका R इक्विवेलेंट कितना होगा? दोनों सीरीज में है,
डबल हो गया। पावर कितना खाएगा ये दोनों मिलके, तो कितना होता है पावर आई स्क्वायर आर, या फिर आई को यदि हम भी स्क्वायर लिखें जब भी निकालें इधर बी स्क्वायर बाय आर हो जाएगा, ये भी स्क्वायर बाय आर, ये पावर है। भी कितना दिया है 220, आर कितना है, आर इक्विवेलेंट, ये दोनों के बदले एक बल्ब लगा देना है, तो आर इक्विवेलेंट है इतना प्लस इतना 2 टाइम्स 484, 10 यहाँ 22 से 484, 22 10 यहाँ 2 25 10 यहाँ 50, 50 ओम आ गया, ये पावर तो देगा। हमने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल के बनाया। ओके, नेक्स्ट केस नंबर 2, जब सीरीज पैरेलल है, इक्विवेलेंट जो रेजिस्टेंस है वो कितना होगा, ये इसका रेजिस्टेंस और इसका रेजिस्टेंस सेम है तो इसका हो जाएगा हाफ, ठीक है। पावर कितना होगा, पावर जो से भी स्क्वायर बाय आर होता है, आर इक्विवेलेंट, भी है 220, आर की इसका हाफ हो गया, ये था 484 का हाफ, 2 ऊपर चला गया, 2 टाइम्स 100, 200 वाट, सेकेंड केस में 200 वाट, फर्स्ट केस में 50 वाट। ओम क्यों लिखा हूं मैंने, वाट है ना, पावर है। तो इसको ऐसे भी बना सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाल, लेकिन ये मेथड ज्यादा अच्छा है क्योंकि बहुत जल्दी बन गया। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द मैग्नेटिक इंडक्शन at a point P which is at a distance of 4 cm from the long current carrying wire is 10 to minus 3 टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड हम बोलते हैं, ये इंडक्शन बोल रहा है। इस कंफ्यूजन से बचने के लिए यूनिट देखिए, टेस्ला मैग्नेटिक फील्ड का यूनिट है, तो उस पर फोकस कीजिए। वो क्या बोल रहा है, कभी मैग्नेटिक इंडक्शन कभी मैग्नेटिक फील्ड बोलता है। ओके, क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन है कि एक लंबा जो है करंट कैरिंग वायर है, काफी लंबा, इन्फिनिटी आप समझ सकते हैं, आई है, और एक पॉइंट है P, 4 से इसका जो डिस्टेंस है यहां से 4 सेंटीमीटर है। यहां पर जो फील्ड है BP वो है 10 to the power minus 3 टेस्ला। द फील्ड ऑफ इंडक्शन एट ए पॉइंट 12 सेंटीमीटर, यहां से 12 सेंटीमीटर, 3 गुना यहाँ पर 2 के ऊपर जो है, जो 12 सेंटीमीटर है, कितना होगा ये पूछा है। तो हमें पता करना पड़ेगा कि जो करंट कैरिंग वायर है उसकी वजह से जो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड जो इंड्यूस्ड होता है, पता बनता है, उसका डिस्टेंस के साथ क्या रिलेशन है। तो आपको यदि याद हो फार्मूला, तो ये होता है μ0I बाय 2πd। b जो है सो प्रोपोर्शनल है 1/d के, d को डबल कर देंगे तो 1/2 हो जाएगा, 4 गुना कर देंगे तो 1/4 हो जाएगा। डिस्टेंस को यहाँ क्या किया गया, 3 गुना कर दिया गया है, तो मैग्नेटिक फील्ड जो है सो कम हो जाएगा 3 गुना, तो BQ कितना हो जाएगा, जो BP है उसका 1/3 कम हो जाएगा। BP कितना है 10 to the power minus 3 से डिवाइड कर देते हैं, कितना आ गया, ये आ गया 0.33 टाइम्स 10 to the power minus 3। साइंटिफिक तरीका है कि एक ऐसे लिखते हैं, पहले एक डिजिट लिखते हैं फिर डेसिमल देते हैं, तो ऐसा करने के लिए 10 से मल्टीप्लाई करना पड़ा था और 10 से तब डिवाइड भी करना पड़ेगा, इतना टेस्ला। ऑप्शन नंबर 1। तो यहां पर हमने देखा कि जस्ट रिलेशन निकाला कि B जो है सो प्रोपोर्शनल है 1/d के, D बढ़ाएंगे B घटेगा, D को डबल करेंगे D हाफ हो जाएगा, D को ट्रिपल करेंगे 1/3 हो जाएगा। यही यहाँ पर है, D जो है सो 4 से 12 कर दिया, ट्रिपल कर दिया तो 1/3 हो गया।
और नहीं तो यदि आप पूरा सिस्टमेटिक बनाना चाहते हैं मैथमेटिक्स यूज करके, तो इसको ऐसे बनाइए, dp कितना हुआ, म्यू 0 I बाय 2 पाई डी, राइट। तो इसको लिख सकते हैं म्यू 0 I बाय 2 पाई डी जो है सो 4 सेंटीमीटर, जस्ट 4 ही लिखते हैं, मीटर में नहीं कन्वर्ट करते हैं। डी क्यू म्यू 0 I चेंज नहीं हो रहा है, 2 पाई, ये 12 हो गया। सेकेंड टाइम में डिस्टेंस 12 हो गया। डी क्यू निकालना है, बीपी से डिवाइड कर दीजिए, देखिए क्या आया, डी क्यू पहले नीचे 12 है, ये 4 है, 1/3, तो बी क्यू जो है सो बीपी का 1/3 और ये 10⁻³ तो हो गया 3.3। पहले ही कर चुके हैं कैलकुलेशन, इतना कैसे, सेम आंसर। ये बहुत क्विकली बन जाता है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा और कैलकुलेशन करना पड़ेगा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। एन इलेक्ट्रॉन ऑफ मास m with a velocity v is equal to v0 I, v0 इज पॉजिटिव है, मतलब कि वो किधर मूव कर रहा है, ये हमारा x है और ये y है, तो इस डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है। इंटरेस्ट इन इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस E0 I, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन किधर है, इधर x प्राइम की तरफ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। और इलेक्ट्रॉन जो है उसका चार्ज क्या होता है, माइनस, तो उस पर फोर्स किधर लगेगा, फोर्स होता है Q टाइम्स E, चार्ज है माइनस E और इलेक्ट्रिक फील्ड है माइनस E0 I, ये माइनस माइनस प्लस हो गया और ये E0 I। इलेक्ट्रॉन पर जो फोर्स लग रहा है वो राइट साइड लग रहा है, इधर मूव कर रहा है, ये t is equal to 0, ये तो ये बिगनिंग में है, इधर मूव कर रहा है। इफ लैम्डा 0 इज द डी ब्रॉगली वेवलेंथ इनिशियली, इसका ब्रॉगली वेवलेंथ दिया हुआ है, ये डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या है, मोमेंटम जो है सो h बाय लैम्डा से देते हैं, वही लैम्डा इसका जो है सो 0 है, तो लैम्डा कितना हो गया, h बाय ये मास, मोमेंटम मास टाइम्स वेलोसिटी, इनिशियली इसका वेलोसिटी क्या है v0, कितना आया, इसको बाद में यूज करेंगे। अब आगे बोल रहा है कि इट्स डी ब्रॉगली वेवलेंथ एट टाइम t इक्वल टू t क्या होगा। अब देखिए हम क्या करते हैं, सबसे पहले जो पहला मेथड हम बताते हैं बिना कैलकुलेशन का। विदाउट कैलकुलेशन, इसको देखिए, ये डायमेंशन गलत है, ये वेवलेंथ पूछा है, वेवलेंथ का डायमेंशन होता है लेंथ का, लेंथ के साथ मल्टीप्लाई कर दिया टाइम, तो डायमेंशन गलत है, ये होना ही नहीं है। दूसरी बात देखिए, यहाँ पर इसका लेंथ चेंज नहीं किया, वेवलेंथ चेंज नहीं किया, यहाँ पर जब इंटर करने के बाद हम देख रहे हैं कि उसके पास एक फोर्स है, फोर्स लग रहा है उस पर राइट साइड में, इधर मूव कर रहा है, तो उसका वेलोसिटी लगातार बढ़ता चला जाएगा, राइट। वेलोसिटी बढ़ रहा है तो मोमेंटम बढ़ रहा है, अब मोमेंटम बढ़ रहा है तो लैम्डा घटेगा, मोमेंटम बढ़ रहा है तो एनर्जी बढ़ रहा है, एनर्जी बढ़ रहा है तो लैम्डा घटेगा, लैम्डा मतलब वेवलेंथ, वेवलेंथ कम है तो एनर्जी ज़्यादा है, वेवलेंथ ज़्यादा है तो एनर्जी कम है। जैसे ये वीप की ओर देखिए, वीप की ओर स्पेक्ट्रम, इसका एनर्जी सबसे कम है, इसका वेवलेंथ सबसे ज़्यादा है 7800 एंगस्ट्रॉम, इसका वेवलेंथ बहुत सबसे कम है 3800 एंगस्ट्रॉम, इसका एनर्जी ज़्यादा है, इसका एनर्जी कम है। तो यहाँ पर इलेक्ट्रॉन जो है उसका वेलोसिटी बढ़ रहा है तो उसका एनर्जी ज़्यादा हो गया, मतलब वेवलेंथ घटेगा, और ये बोल रहा है वेवलेंथ वही का वही है, तो ये तो बिल्कुल नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। अब इसमें देखते हैं, ये दोनों ही का डायमेंशन सही है, और देखते हैं क्या होता है। यहाँ पर देखिए क्या हो रहा है, इसका वेवलेंथ देखिए फिर बढ़ रहा है एनर्जी टाइम के साथ, 1 प्लस समथिंग टाइम के साथ, ये सब का सब पॉजिटिव कांस्टेंट है, ई पॉजिटिव है, एप्सिलॉन नॉट पॉजिटिव है, ई नॉट पॉजिटिव है, वी नॉट पॉजिटिव है, लिखा हुआ वी नॉट पॉजिटिव, ई नॉट पॉजिटिव, तो टाइम के साथ ये वेवलेंथ बढ़ रहा है, ये संभव नहीं, क्योंकि यहाँ पर एनर्जी बढ़ रहा है
तो वेवलेंथ को कम होना पड़ेगा, तो कम यहाँ हो रहा है, टाइम बढ़ रहा है तो डिनोमिनेटर बड़ा हो रहा है विथ टाइम, व्हेन टी इज इंक्रीजिंग डिनोमिनेटर बिकमिंग बिगर एंड बिगर। इसका मतलब है कि ये कोशिएंट जो है डिवाइड करने के बाद, लैम्डा नॉट को डिवाइड करने के बाद जो आता है वो बढ़ रहा है। हाँ, इसका वेलोसिटी जब बढ़ रहा है, इधर जब वेलोसिटी बढ़ रहा है तो वेवलेंथ को कम होना ही पड़ेगा। ये करेक्ट आंसर है। तो देखिए बिना कैलकुलेशन का जस्ट लॉजिक देकर हम इसको सॉल्व कर दिए। अब नेक्स्ट मेथड चलते हैं जब हम कैलकुलेशन के साथ इसको सॉल्व करते हैं। मेथड 2 विथ कैलकुलेशन। इसमें एग्जैक्ट जो एक्सप्रेशन है वो आएगा। थोड़ा सा इसको भी यूज करेंगे। ये यहाँ पे इसका फोर्स है इतना, तो एक्सलेशन कितना हो गया, फोर्स ई नॉट बाई एम, और कुछ है क्या, हाँ ये एक्सलेशन है इधर इस डायरेक्शन में। ठीक है, वेलोसिटी निकाल लेते हैं। टी टाइम में वेलोसिटी क्या हो जाएगा, v इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये कांस्टेंट है ना, कोई कैलकुलस लगाने की जरूरत नहीं है। कांस्टेंट नहीं रहेगा तब कैलकुलस लगाना पड़ेगा। इनिशियल वेलोसिटी क्या है, v नॉट, एक्सलेशन है यहाँ पर ई नॉट बाय एम, और टाइम t। तो हमें वेलोसिटी मिल गया एट सम पर्टिकुलर टाइम t में। ओके, वेलोसिटी मिल गया तो मोमेंटम भी मिल गया। राइट, और एम भी नॉट कितना बताया था उसने, एम भी नॉट ये मोमेंटम है जो कि ये एम भी नॉट इसको टू एच बाय लैम्डा नॉट, यहां से हम इसको भी लिख देते हैं एच बाय लैम्डा नॉट। ये इसको बाद में करेंगे, आप बोलोगे कि क्यों हम लिख रहे हैं इसे भी। ये मोमेंटम है एम भी नॉट प्लस, एक बार फिर लिख लेते हैं इसको। अब डी ब्राउली का जो थ्योरी है कि उसका वेवलेंथ कितना होता है, एच बाय लैम्डा, एच बाय मोमेंटम, एच बाय ये मोमेंटम यहाँ पर है आफ्टर टाइम टी, ये सारा का सारा लिखना पड़ेगा, एम बी नॉट प्लस ई नॉट टी बाय एम। ठीक है, अब एच किसी भी ऑप्शन में नहीं है एच, राइट, तो एच को हम यहां से यहीं से लिख देते हैं, एच इक्वल टू एम बी नॉट लैम्डा नॉट, एम बी नॉट लैम्डा नॉट। एम बी नॉट हटा देते हैं, दोनों को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को एम बी नॉट से हम डिवाइड करते हैं। न्यूमरेटर में लैम्डा नॉट बचता है, ये 1 बचता है, एम। यहां पर थोड़ा सा मिस्टेक है कि जब हम m से मल्टीप्लाई कर रहे थे इस पूरे को, तो एम भी हुआ, एम भी नॉट हुआ, इस m को चला जाना चाहिए था जो कि नहीं गया था, इस m को चला जाना चाहिए था और वो m नहीं रहेगा। ओके, तो यही तो आंसर है हमारा, लैम्डा इक्वल टू लैम्डा नॉट बाय 1 प्लस ई नॉट टी बाय एम, एम भी नॉट। लैम्डा नॉट बाय 1 प्लस ई नॉट बाय एम भी नॉट टी। जैसे पूरा कैलकुलेशन करके पूरा एक्सप्रेशन निकाल सकते हैं, और नहीं तो लॉजिक लगाकर बहुत जल्दी से बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन टर्म्स ऑफ बोर्स रेडियस ए नॉट, ये बोर का रेडियस ए नॉट जो है हाइड्रोजन एटम का फर्स्ट ऑर्बिट है, द रेडियस ऑफ द सेकंड बोर ऑर्बिट ऑफ ए हाइड्रोजन एटम इज गिवन बाय। अब इसमें क्या है कि हमें एक पर्टिकुलर nth ऑर्बिट जो है, nth ऑर्बिट का रेडियस निकालना होगा। नहीं, या बस ये निकालना नहीं, इसे याद रखना है, वो भी टोटल याद नहीं रखना है, उसमें जो एच ई वगैरह वगैरह आता है उस समय रखने की याद रखने की जरूरत नहीं है। क्या याद रखना है, इसका रिलेशन क्या है एन के साथ, जेड के साथ, ये याद रखना है। आर नॉट होता है ए नॉट, जैसे जैसे आगे बढ़ेगा बढ़ेगा एन बड़ा होता चला जाएगा, और यदि एक से ज्यादा प्रोटॉन आ रहे हैं तो उससे डिवाइड करना पड़ेगा जेड से।
तो ये हमारा मान लीजिए सेंटर है, न्यूक्लियस है, ये फर्स्ट ऑर्बिट, ये सेकंड ऑर्बिट, ये थर्ड ऑर्बिट। जैसे जैसे ऑर्बिट बढ़ रहा है n का वैल्यू बढ़ेगा और ये रेडियस जो है सो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन यदि z बड़ा होने लगा तो ये थोड़ा सा तो कम होना पड़ेगा ना, एक प्रोटॉन से 2 प्रोटॉन आ गया यहाँ पर, तो एक थोड़ा पीछे नीचे आने लगेगा। तो यानी भाई यहाँ पर जो है सो क्या बोला है, सेकेंड ऑर्बिट R2 कितना होगा, A0, n की जगह पर 2 स्क्वायर और z की जगह पर 1 है, हाइड्रोजन एटम है, उसका एटॉमिक नंबर 1 है, ये हो गया 4A0, ऑप्शन नंबर 1। वैसे आपको मैं बता दूं कि ये जो वैल्यू है ये नोट का, वो होता है 0.529 एंगस्ट्रॉम, या आप कह सकते हो 0.53 एंगस्ट्रॉम। ये फर्स्ट ऑर्बिट का वैल्यू है हाइड्रोजन एटम का। और यदि आप देखना चाहते हो एक्सप्रेशन पूरा का पूरा क्या होता है, तो ये होता है 4πε0 h क्रॉस स्क्वायर बाय me स्क्वायर z n स्क्वायर। और इन सबको वैल्यू जो है स्पेस का या वैक्यूम का परमिटिविटी का वैल्यू, एच प्लैंक्स कांस्टेंट, इस मास ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको रख देंगे तो ये आता है 0.529 एंगस्ट्रॉम। और इसी को बोर्स, इसी को A0 से डिनोट करते हैं, A0 टाइम्स n स्क्वायर बाय z। तो यही याद रखना ज़्यादा बेहतर, इतना याद रखने से अच्छा। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 49, द एक्टिविटी ऑफ ए रेडियोएक्टिव सैंपल इज मेजर्ड एज n0 काउंट पर मिनट एट t इक्वल टू 0। वो बता रहा है कि एक्टिविटी t इक्वल टू 0 पे कितना है, n0 काउंट है पर मिनट, उतना डिसइंटीग्रेट कर रहा है, n0 जो है डिसइंटीग्रेट कर रहा है पर मिनट, एंड n0 बाई e काउंट पर मिनट आफ्टर 5 मिनट्स। n0 बाई e आपको पता है ये एक स्पेशल चीज है, ये टाइम कांस्टेंट देता है। जैसे कि मान लीजिए एक्सपोनेंशियल डीके या ग्रोथ के केस में यहाँ पर डीके हो रहा है, n जो है वो डीके कर रहा है, कैसे, इस तरह से। और ये n0 बाई e तब आएगा जब ये वैल्यू 1 हो जाए। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, n0 e टू द पावर माइनस t बाय, यहाँ पर इसको हम टाउ लिखते हैं, दोनों टाइम का यूनिट है। तो ये n0 बाई e आता है टाउ इक्वल टू 1 पर। क्या टाउ इक्वल टू 1, t इक्वल टू टाउ पर। जब t इक्वल टू टाउ होगा तो e हमारा आ जाएगा n0 बाई e। तो यहां पर बोल रहा है कि हमारा जो टाइम कांस्टेंट है टाउ, वो है कितना, 5 मिनट पर। ऐसा कब सिचुएशन दिखा रहा है, 5 मिनट पर, मतलब टाइम कांस्टेंट जो है सो 5 मिनट है। और ये टाइम कांस्टेंट क्या है, 1 बाय लैम्डा, यहां से देख सकते हैं 1 बाय लैम्डा जो है सो 5 मिनट है। ओके, पूछा क्या है, हाफ द टाइम एट विच द एक्टिविटी रिड्यूसेस टू हाफ ऑफ इट्स वैल्यू, मतलब हाफ लाइफ टाइम पूछ रहा है। हाफ लाइफ टाइम जो है वो कितना होता है, ln2 बाय लैम्डा। 1 बाय लैम्डा यहाँ पर मुझे पता है 5 मिनट, 1 बाय लैम्डा की जगह 5 मिनट और ln2 लिखेंगे 5 मिनट, ये नहीं, ये 5 मिनट ln2 का मतलब बेस ई है, 10 नहीं देखना है। ये दोनों में एक ही चीज का डिफरेंस है कि लॉग का बेस यहाँ 10 है, यहाँ 2 है, ई है, ई वाला लेना है। नेचर में यही ई होता है, ये 10 नहीं, 10 हम लोग अपने फायदे के लिए, कन्वीनियंस के लिए यूज करते हैं। तो ऐसे इसको बना लिए बिना ज़्यादा कैलकुलेशन का। केवल ये हमें पता रखना है कि जैसे ये n0 बाई ई बोला, हमको टाइम कांस्टेंट बोल रहा है यहाँ पर, और ये टाइम कांस्टेंट इस केस में 1 बाय लैम्डा है, और हाफ लाइफ टाइम 1 बाय लैम्डा को ln2 से मल्टीप्लाई करने पर मिलता है। ओके, तो ये ऐसे बन गया। यदि पूरा मैथ यूज करके बनाना हो
तो ऐसे बना सकते हो। यदि मान लीजिए समझ में नहीं आया, भूल गए, तो देख लीजिए ये क्या है, n0 e to the power minus lambda t है। वो n0 का बात नहीं कर रहा है तो उसे हम नहीं लिखेंगे, हम एक्टिविटी लिखेंगे। दोनों सेम फार्मूला यूज करता है। एक्टिविटी जो है इनिशियली कितना एक्टिविटी था, माइनस लैम्डा टी। क्वेश्चन कह रहा है कि ये एक्टिविटी शुरू में कितना है, n0 पर काउंट पर मिनट n0 है शुरू में, और बाद में n0 बाई ई हो गया कितना, ये t इक्वल टू 5 पर। तो ये n0 चला गया, ये e इक्वल टू ई टू द पावर 5 लैम्डा। लॉग ले लेते हैं दोनों तरफ, ये हो गया 1 लॉग ऑफ e इक्वल टू 1, एक बार लिख ही लेते हैं, e टू द पावर 5 लैम्डा। ये लॉन e खत्म हो गया 5 लैम्डा, और लॉग ऑफ e इक्वल टू 1 हो गया 5 लैम्डा। तो लैम्डा हमें पता हो गया 1/5। हाफ लाइफ टाइम कितना होता है, ये होता है log of 2 to the base e by lambda। नीचे लैम्डा है 1/5, ये 5 आ गया, एक्जैक्टली सेम। ओके, मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये लास्ट क्वेश्चन है, अल्फा एंड बीटा आर करंट गेन्स इन कॉमन बेस एंड कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए ट्रांजिस्टर, देन बीटा इज इक्वल टू, क्या होगा। ये आपको फार्मूला के रूप में याद रखना पड़ेगा, हम निकाल कर दिखा देंगे फार्मूला कैसे आता है, लेकिन याद रखने का हम पहले ट्रिक बताते हैं। अल्फा बीटा ये जो है सो अल्फाबेट्स हैं ग्रीक्स के। पहले आता है अल्फा, तो उसको हम पॉजिटिव लेते हैं, फर्स्ट लेटर है, फर्स्ट अल्फाबेट है पॉजिटिव, और बीटा जो है वो सेकेंड अल्फाबेट है, उसको नेगेटिव लेंगे। अल्फाबेट नेगेटिव लेंगे मतलब क्या नेगेटिव लेंगे, अल्फा है इसको हम लिख सकते हैं ऐसे, बीटा बाय 1 प्लस बीटा, नीचे में 1 प्लस, फर्स्ट है इसलिए बीटा, सेकेंड है माइनस, इससे आप ये निकाल सकते हो या इससे आप ये निकाल कर देख सकते हो। तो अल्फा फर्स्ट अल्फाबेट है ग्रीक का, तो यहाँ पर हम प्लस वाला यूज करेंगे, बीटा बाय 1 प्लस बीटा। बीटा सेकेंड है तो इसको हम 1 माइनस अल्फा यूज करेंगे। चेक कर लीजिए कौन सा क्या पूछा है, बीटा पूछा है, ये वाला अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, ऑप्शन नंबर 3, ये आपका आंसर हो गया। अब जो है सो हम बताते हैं कैसा ये सब क्या है, अल्फा क्या है, बीटा क्या है और कहाँ से आता है। ये देखिए अल्फा और बीटा जो है सो करंट गेन्स है, एक है कॉमन बेस में, एक है कॉमन एमीटर में। हम एनपीएन ट्रांजिस्टर लेते हैं, एनपीएन सेमीकंडक्टर ट्रांजिस्टर लेते हैं, ये बेस है और ये कॉमन एमीटर है। ये देखिए एमीटर है, इसका कनेक्शन बेस से भी है और इसका कनेक्शन इधर से भी है। अब कॉमन जो बेस होगा वो ऐसा होगा, बेस यहाँ देते हैं, ये कलेक्टर है, ये एमीटर है, ये बेस है। अब बेस को मैंने यहाँ लिख लिया। अब जो है सो ये हो गया कॉमन बेस। इस केस में जो करंट गेन मिलता है उसको अल्फा कहते हैं, और इस केस में जो करंट गेन मिलता है उसे बीटा कहते हैं। तो अल्फा यहाँ क्या है, अल्फा है यहाँ पर जो चेंज है करंट में, यहाँ पर इस कलेक्टर करंट में, ये कॉमन है तो इसको छोड़ देंगे, जो कॉमन है उसे छोड़ देंगे, जो बचा डेल्टा एमीटर। और बीटा क्या है, बीटा इस केस में है कॉमन एमीटर में, यहाँ पर फिर वही है
चेंज इन कलेक्टर करंट, यहाँ एमीटर कॉमन है तो बेस वाला लेंगे, बेस करंट। इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, चेंज करते हैं कलर, डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई ई आई, जस्ट इसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दीजिए। यहाँ से अल्फा देखिए क्या, डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई ई, ये वाला जो है सो अल्फा है, और ये है डेल्टा आई ई बचा, डेल्टा आई बी ये बचा। अब डेल्टा आई कितना होगा, यहाँ पर जो आई में करंट, जितना करंट इधर से आ रहा है एक तरह से आप कर सकते हैं, और जितना करंट इधर से आ रहा है वो दोनों मिलकर यहाँ इधर से निकल जाएगा, तो जो चेंज इसमें होगा, जो चेंज इसमें होगा वही चेंज इसमें भी आएगा। तो जो चेंज यहाँ पर है उसको हम कर सकते हैं डेल्टा आई सी प्लस डेल्टा आई बी। ये हो गया डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी, और ये हो गया 1। डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी को क्या कहते हैं, डेल्टा आई सी बाय डेल्टा आई बी को कहते हैं बीटा, और ये बीटा भी है। अब सजा के बीटा निकालते हैं, बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा प्लस अल्फा, तो बीटा कितना आ गया, अल्फा बाय 1 माइनस अल्फा, और इसी से आप चाहो तो अल्फा भी निकाल सकते हैं यहाँ से, अल्फा इज इक्वल टू बीटा बाय 1 प्लस बीटा। तो इसको ऐसे निकालते हैं, स्टार्ट करते हैं बीटा से। ये कॉमन एमीटर का करंट गेन है, तो जो कॉमन है उसका चेंज नहीं देखेंगे, हमेशा कलेक्टर करंट में जो चेंज हुआ है उसको डिवाइड करेंगे। ये कॉमन एमीटर है तो एमीटर छोड़ देते हैं, तो बेस बचता है, बेस में जो करंट चेंज होता है, करंट एमीटर में जो करंट चेंज होता है उसको ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, एक फार्मूला में आ गया अल्फा का। और यहाँ पर जो है दूसरा ये है कि जो चेंज एमीटर करंट में है वो सम है चेंज इन बेस करंट और कलेक्टर करंट की, कंजर्वेशन लॉ ऑफ एनर्जी है, और उसको हम सजा के फिर यहाँ लिखते हैं, तो फाइनली हमें ये फॉर्मूला मिल जाता है। लेकिन आप लोगों को याद रखने के लिए यही काफ़ी है कि अल्फा और बीटा ये दो करंट गेन्स हैं ट्रांजिस्टर। अल्फा जो है सो कॉमन बेस के लिए है और बीटा कॉमन एमीटर के लिए है। ये दोनों के बीच में रिलेशन जो है, एक को दूसरे के से डिवाइड करते हैं, एक को लिखना हो तो दूसरा प्लस 1 प्लस बीटा जो भी है, ये फर्स्ट अल्फाबेट यूज करेंगे तो प्लस वाला लेंगे और सेकंड यूज करेंगे तो माइनस वाला लेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 50। नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट सेट लेकर आएंगे। थैंक यू।